हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और नीट के लिहाज से एक चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द हमें बताता है ऐसे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो आपको केवल माइक्रोस्कोप से ही नज़र आते हैं। माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले प्राणियों को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हो, जिसमें अमीबा भी शामिल है, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल है, जिसमें वायरस भी शामिल है, जिसमें बैक्टीरियोफेज भी शामिल है, जिसमें प्लाज्मोडियम भी शामिल है, जिसमें प्रोटोजोआ भी शामिल है, जिसमें फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन भी शामिल हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन भी शामिल है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही बारे में इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन वेलफेयर क्या है, तो आप कहना मानव जाति के कल्याण हेतु जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप प्रयोग कर रहे हो, उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कहते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक ऐसा चैप्टर है जो डील करता है उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हो जो ह्यूमन वेलफेयर के काम आते हैं, मानव जाति के कल्याण हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमने कवर किया। ठीक है। आगे देखते हैं काम की बात, क्या सवाल एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ से एक सवाल बन गया कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बात करें तो वो एक हैबिटाट की तरह काम कर रहा है, वो एक हैबिटाट की तरह यूज़ किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी भी बॉडी में कई सारे हैं। सबसे फेमिलियर जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हम हैं उसका नाम है एस्चेरिशिया कोलाई। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक। बदले में वो विटामिन B12 बनाकर दे रहा है और हमसे रहने की जगह ले रहा है। उसका भी फायदा, हमारा भी फायदा, इसीलिए हम इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिज्म के नाम से जानेंगे। क्लियर। सिर्फ एस्चेरिशिया कोलाई ही नहीं, ना जाने कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में रहते हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ केमिकल्स बनाकर भी देते हैं जो आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स हैं, जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए और बैक्टीरिया को मारने या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करने में इस्तेमाल किए। ठीक। एंटीबायोटिक एकदम से दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि बात बैक्टीरिया की हो रही थी। ठीक। किसी ने सवाल पूछा एंटीबायोटिक बनाने के लिए क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो केमिकल्स होंगे, इन केमिकल्स का प्रयोग आप एंटीबायोटिक के रूप में करोगे बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए। ठीक है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इन सॉइल, इन वाटर, एयर, इनसाइड, आउटसाइड ऑफ बॉडी, एनिमल, प्लांट. They are present even at site where no other life form could possibly exist, such as deep inside the geysers, thermal vent, where temperature may be high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layer of snow several meters thick, and in highly acidic environment. Microbes are diverse protozoa, bacteria, fungi, and microscopic animals and plant viruses. Viroid and also prion that are proteinaceous infectious agent. यहाँ से क्या सवाल आ सकता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ आसान सरल शब्दों में। ठीक है। सवाल नंबर 1, क्या एक एनिमल बॉडी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हैबिटाट के रूप में पनाह दे सकती है? दे सकती है। हैबिटाट इज ए प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स शेल्टर एंड फूड।
हैबिटाट वो कोई भी ऐसी जगह है जहां पर एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या एक बड़ा एनिमल या एक छोटा एनिमल जगह के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हैबिटाट एक ऐसी जगह हैबिटाट हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रहता है। ये थर्मल वेंट्स में भी रहते हैं। थर्मल वेंट्स मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद जो पानी एकत्रित हो जाता है खाली जगहों पर, उसे थर्मल वेंट बोलते हैं। जैसे एसी वेंट होता है, एसी वेंट से हवा बाहर आती, किसी चीज़ से कोई चीज़ बाहर आना, इस कॉल्ड वेंट। थर्मल वेंट असल में वो रीजन्स होते हैं जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। और उस थर्मल वेंट्स में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, थर्मोफिलस, ठीक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक कंडीशन में एसिडिक कंडीशन को झेल सकेगा वो कहलाएगा एसिडोफिलस, ठीक है, एसिडोफिलस, ठीक। इसके अलावा अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा मार्शी एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, तो मार्शी एरियाज में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म को कहेंगे मीथेनोजेंस, मीथेनोजेंस। और इन्हीं में से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक पॉइंट है कि कैटल्स के र्यूमेन में, कैटल्स के र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन कैटल्स, र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ स्टोमक इन कैटल्स। गाय भैंस बकरियों में स्टोमक का एक पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है जिसको र्यूमेन बोलते हैं, र्यूमेन, र्यूमेन, RUMN, र्यूमेन, ठीक है। र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ स्टोमक जिसमें
डाइजेशन होता है और मिथेनोजन पाए जाते हैं। ये मिथेनोजन सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, र्यूमेन में कंडीशन एसिडिक है। ठीक है, कंडीशन एसिडिक है, तो उन एसिडिक कंडीशन में ये मीथेनोजन नाम का बैक्टीरियम आसानी से सर्वाइव कर देता है और मीथेन गैस प्रोड्यूस कर देता है। गाय के गोबर में मीथेन गैस होती है, जिसकी वजह से गाय के गोबर का कंडा जल पाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, है ना। तो अगर कोई गाय के गोबर के कंडे को जलाकर कहे कि गाय के गोबर के कंडे को जलाकर कहे कि गाय का गोबर का कंडा जल रहा है क्योंकि उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है और जो है उनके आशीर्वाद से ही गाय का कंडा प्रज्वलित हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू विज्ञान ने कहा कि गोबर में मीथेन गैस आई, उस मीथेन गैस इन्फ्लेमेबल होती है। एलपीजी सिलेंडर्स में भी मीथेन गैस होती है, उसी मीथेन गैस की वजह से गाय के गोबर का कंडा जल पाया। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं आपसे बात करूं